Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिन्होंने इग्नू से एमए हिंदी में एडमिशन ले रखा है। सो गाइज, आपका जो पेपर है आधुनिक हिंदी काव्य, इसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स मैं आपको बताऊंगी एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। सो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, निराला राग और विराग के कवि हैं, इस कथन की सार्थकता आपको पूरी सिद्ध करनी है। सो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि MHD 2 के भी नोट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको MHD 2 के नोट्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स मिल जाएंगे जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे देखो, निराला के बारे में बताना है आपको कि जो निराला हैं वो राग और विराग के कवि हैं। इस कथन की सार्थकता बताइए। तो सबसे पहले आप निराला जी के बारे में जो भी आपको पता है थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको देना है। वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप इग्नू में आंसर्स लिखेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर सकें, पास हो सकें। तो हिंदी कविता के इतिहास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और विशिष्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन में बता दो कि वो उनका जो स्थान है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें केवल छायावादी कवि कहकर सीमित कर देना उनके रचनात्मक विस्तार के साथ एक अन्याय होगा। निराला की कविता का मूल स्वर द्वैध भावों का समन्वय है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है उनका जो कविता है उसके अंदर हमें रागात्मकता देखने के लिए मिलती है, दूसरा हमें वैराग्य देखने के लिए मिलता है, और इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा समन्वय हमें उनकी कविताओं में देखने के लिए मिलता है। इस द्वैत का प्रभाव उनकी कविता के लगभग हर चरण में दिखाई देता है, इसलिए आलोचकों ने उन्हें राग और विराग के कवि कहा है। अब यहाँ पे हम निराला को राग के कवि क्यों कहा जाता है उसके पीछे के कुछ कारणों को समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि राग का अर्थ होता है गहन अनुराग, संवेदना, प्रेम, सौंदर्य और भावुकता। यानी कि जिस भी काव्य में मुझे ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं तो वो राग के अंदर आता है। निराला की कविताओं में यह रागात्मकता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अब जो भी निराला की कविताएं हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये रागात्मकता देखने के लिए मिलती है विभिन्न रूपों में, जैसे कि प्रकृति के प्रति, मानवता के प्रति, स्त्री, ईश्वर और सबसे अधिक जीवन के प्रति गहरी ममतव भावना के रूप में हमें ये देखने के लिए मिलता है। अब इसके कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। इन पॉइंट्स को यूज करके आप एक अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि उनके काव्य में हमें प्रेम, करुणा और भावुकता देखने के लिए मिलती है। तो निराला का काव्य प्रेम और करुणा से निराला का जो काव्य है वो प्रेम और करुणा से क्या है, ओतप्रोत है, यानी कि भरा हुआ है। उन्होंने समाज के उपेक्षित श्रमशील वर्गों के प्रति जो सहानुभूति व्यक्त की वह उनके रागात्मक हृदय का प्रमाण है। यानी कि समाज में जो उपेक्षित लोग होते हैं उनके प्रति वो सहानुभूति रखते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है वह तोड़ती पत्थर, एक साधारण स्त्री के श्रम और उसकी गरिमा का ऐसा चित्रण करती है जिसमें भावुकता और संवेदना का अद्भुत समन्वय हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ सौंदर्य की पारंपरिक अवधारणा को तोड़ते हुए वे शोषण में सौंदर्य खोजते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वह तोड़ती पत्थर जो कविता है वहां पे वो उस स्त्री के श्रम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब वो एक ऐसा चित्रण उन्होंने किया है जहां पर हम देखते हैं कि वो शोषण में भी क्या ढूंढ रहे हैं, शोषण में भी सौंदर्य खोज रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे आप देखो दूसरा जो आप इनका पॉइंट बताओगे, आप बताओगे कि उनका जो राग है वो प्रकृति के सौंदर्य को पूरा डिस्क्राइब करता है। तो उनके काव्य में हमें प्रकृति का एक जीवंत पात्र देखने के लिए मिलता है। वे प्रकृति को केवल बाहरी सौंदर्य के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील चेतना के रूप में चित्रित करते हैं। ठीक है, तो निराला जी के लिए जो प्रकृति है वो क्या है, वो है संवेदनशील चेतना। कविता नीर भरी दुख की बदली में प्रकृति और मनुष्य का भावमय संबंध वहां पर हमें स्पष्ट होता दिखता है। फिर जो आप बताएंगे कि उनकी काव्य में हमें पारिवारिक स्नेह और करुणा देखने के लिए मिलती है। उनकी सबसे करुणामयी कविता को
जिसका नाम है सरोज स्मृति, जो उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखी गई। इस कविता में एक पिता का करुण शोक, उसकी असहायता और विछोह का गहन बोध हमें देखने के लिए मिलता है। यह राग का अत्यंत मार्मिक उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो उनकी सरोज स्मृति वाली जो कविता है, आपको इसके बारे में ज़रूर लिखना है अपने आंसर में। यहाँ राग एक मानवता की पीड़ा का पर्याय बनकर उभरता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कविता में रागात्मकता के द्वारा अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। अब हम यहाँ पे समझेंगे निराला को विराग के कवि। तो विराग का अर्थ होता है केवल साधु वृत्ति का वैराग्य नहीं, बल्कि एक व्यापक अर्थ में दुनियावी मोह से मुक्ति, अन्याय से विद्रोह करना, समाज में जो विसंगतियां हैं उनके प्रति विरोध करना। ठीक है, ये सारा आपका किस में आता है? ये सारा आपका आता है विराग में। निराला की कविता में यह विराग जीवन के कटु अनुभवों से जन्मा है, जिसमें वे एक सजग आलोचनात्मक दृष्टि से समाज और सत्ता को देखते हैं। निराला का जीवन अभाव, उपेक्षा और संघर्षों से भरा हुआ था। ठीक है, समाज में उन्होंने अन्याय देखा है। इन संघर्षों ने उनके भीतर एक गहरी वैराग्य भावना उत्पन्न की, जो कविता में विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो उनकी कविताओं में हमें विद्रोह देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, उनका जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने जीवन की विडंबनाओं को न केवल सहा, बल्कि उनकी तीव्र आलोचना भी की। उनकी कविता राम की शक्ति पूजा विराग का गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वर प्रकट करती है। इसमें राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी आत्मनिरीक्षण और शक्ति की खोज करते हुए दिखाया गया है। ओके, सो राम यहाँ कोई मिथकीय पात्र नहीं, बल्कि एक संघर्षशील आत्मसंशयी नायक है। निराला के विराग का जो दूसरा पक्ष हमें देखने के लिए मिलता है गाइस, वो क्या है? वो है आत्मसंघर्ष। ठीक है, सरोज स्मृति में उनकी बेटी के निधन के बाद जिस प्रकार से वो उदास थे, उदासी का जो उन्होंने अनुभव किया, वह वैराग्य की पराकाष्ठा है। वे बार बार जीवन की नश्वरता पर विचार करते हैं और क्षणभंगुरता को स्वीकार करते हैं। विद्रोह और उपेक्षा का वैराग्य हमें उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। तो निराला जो है वो समाज के अंदर धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी मतलब रूढ़िवादी थी, जो भी मतलब रूढ़ियाँ जो भी थी, उनका विद्रोह वो करते हैं। उन्होंने ब्राह्मणवाद, धर्म पाखंड, स्त्री दमन और सामाजिक विषमता के विरुद्ध वैराग्यपूर्ण स्वर में लिखा है। तो इन सभी के बारे में वो लिखते हैं। तो आपको पूरा अच्छे से इस आंसर में एक्सप्लेन करना है हिंदी में। अगर आप काफ़ी डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर राग और विराग का समन्वय आप एक छोटा सा बता सकते हो कि निराला के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राग और विराग परस्पर विरोधी ना होकर वो क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। उन्होंने करुणा से वैराग्य और वैराग्य से करुणा का विकास किया। उदाहरण के लिए सरोज स्मृति में जहाँ बेटी के प्रति ममतव्य है, वहीं मृत्यु के प्रति गहरी तटस्थता और आत्मसात करने की शक्ति है। इसी प्रकार राम की शक्ति पूजा में राम के प्रति श्रद्धा राग है, लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर आत्मनिरीक्षण का भाव क्या है? विराग है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी कविताओं में हमें राग और विराग का एक बहुत ही अच्छा समन्वय देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आप मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल स्वर पर आपको पूरा विवेचन करना है। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग और साहित्यिक पृष्ठभूमि, यहाँ से आप शुरू करोगे कि वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। सबसे पहले आप उनके इंट्रोडक्शन में, परिचय में आप बताओगे कि वो क्या हैं? प्रमुख कवि हैं। कब के? द्विवेदी युग के। और इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने पारंपरिक ब्रज भाषा और रीतिवादी शैली से मुक्ति पाई। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्हें साहित्य और समाज के नए रिश्ते समझने का भी अवसर मिला। फिर आप बताएंगे कि गुप्त जी के काव्य के संस्कार द्विवेदी जी से मिले हैं उन्हें। ठीक है, जिन्होंने उन्हें खड़ी बोली अपनाने और जन जन तक काव्य पहुंचाने की प्रेरणा दी। तो द्विवेदी जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो अपनी काव्य भाषा में खड़ी बोली को अपनाएं, ताकि जन जन तक जो है उनकी काव्य पहुंच सके।
द्विवेदी जी के निर्देशन में गुप्त ने महाभारत के विभिन्न प्रसंगों पर चित्रों के नीचे कविता लिखने का अभ्यास भी उन्होंने किया था। गुप्त जी के काव्य में हमें राष्ट्रीय चेतना देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपको इस आंसर में इंक्लूड करने हैं कि हमें उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वे देश और जनता के लिए जागरूकता फैलाने में लगे रहे। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि कैसे उन्होंने जागरूकता फैलाई। तो वो स्वाधीनता जो हमारा संग्राम था, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय गौरव को काव्य का उन्होंने अपने काव्य का इन सभी मुद्दों को एक प्रमुख विषय बनाया। उनकी कविताएं आक्रामक और तीव्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक जागरूकता का रूप भी है। अगर हम उनकी भाषा शैली की बात करें तो गुप्त जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया। ठीक है, खड़ी बोली जो उस समय आम बोलचाल की जो भाषा थी उसका ही वो इस्तेमाल करते थे, ताकि जनता तक, जनसाधारण तक वो आसानी से पहुंच सके और हर एक तक उसका प्रभाव पहुंचे। तो पारंपरिक रीतिवादी कविताओं की तुलना में उनका काव्य सरल, स्पष्ट और सामाजिक रूप से जागरूक था। फिर आप बताएंगे कुछ उनके इतिहास के बारे में। तो उन्होंने अपने काव्य में भारत के स्वर्णिम अतीत को उजागर किया है। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं कि द्विवेदी जी के जो काव्य है वो उसमें भारत का जो इतिहास है और जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में वो लिखते हैं। भारत का जो स्वर्णिम अतीत है उसको वो अपने काव्य में उजागर करते हैं। खंड काव्य है उनका भारत भारती, जिसमें वो अतीत, वर्तमान और भविष्य के 3 खंडों में भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करते हैं। महाभारत, रामायण और प्राचीन भारत के मिथिकीय और ऐतिहासिक प्रसंग उनकी कविताओं के आधार रहे हैं। ठीक है, तो महाभारत, रामायण वगैरह जो है उसको भी वो, उनके बारे में भी वो लिखते हैं। काव्य में सामाजिक सुधार और जन जागरण, यानी कि वो अपने काव्य के माध्यम से जो जनता है उसको जागरूक करना चाहते हैं। ठीक है, जनता में सुधार लाना चाहते हैं। समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उन्हें वो क्या करना चाहते हैं, अपने काव्य के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। तो गुप्त जी ने सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार किया। उनके काव्य का उद्देश्य केवल सौंदर्यात्मकता नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण था। किसान जीवन के बारे में भी वो लिखते हैं कि जो किसान है वो समाज में कैसी कैसी असमानताओं को झेलते हैं। प्रमुख काव्य में क्या आएगा, जैसे कि कुछ आप बता सकते हो। रंग में भंग उनका एक काव्य है जो कि उनकी प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। फिर एक है भारत भारती खंड काव्य, जिसमें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रण मिलता है। उसके अलावा जयद्रथ वध है। ठीक है गाइस, और इन सब के बारे में आप बताओगे कि वो जो है गुप्त जी का काव्य द्विवेदी युग के आदर्शों का सशक्त प्रतिनिधि है, यानी कि वो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो उनके काव्य में हमें द्विवेदी युग के सारे जो आदर्श हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें परंपरा से विद्रोह के साथ साथ देश और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि देश के लिए, समाज के लिए भी वो लिखते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। उसके अलावा कमेंट करके आपके जो अदर पेपर कोड्स हैं उनको बताइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर कर सकूँ।